बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमा। छत्तीसगढ़ में ईडी रेड के बाद रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच ट्विटर वॉर जारी है। वे एक दूसरे की सोशल मीडिया में जमकर खिंचाई कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर मानहानि लगाने के लिए चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। ये सियासत पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर नान और पनामा पेपर का मामला उठा दिया है। उन्होंने कहा कि पनामा के खाते में दर्ज है जिनका नाम वो फिर करने लगे छत्तीसगढ़ को बदनाम। वहीं रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शायराना सवाल का शायराना जवाब दिया। उन्होंने लिखा, चार्जशीटेड मुखिया ने दिल्ली का एटीएम बनकर सीएम का मतलब जो कलेक्टिंग माफिया समझ लिया है। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सीएम भूपेश के आरोप लगाते ही बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की और बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। सरकार की ओर से ये आरोप लगाना कि ईडी का, आईटी का दुरुपयोग और इस लड़ाई में उनको शामिल करना, मुझे लगता है कि स्वतंत्र एजेंसियां हैं, पहले भी काम करती रही हैं, आगे भी काम करती रहेंगी। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव की फाइनल तैयारी की जा रही है। ऐसे वक्त में लगातार इनकम टैक्स और ईडी रेड से छत्तीसगढ़ की राजनीति को बूस्टर डोज मिल गया है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर एक अलग तरह की बहसबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ नसीहतों का दौर। ऐसे में मामला भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से ज्यादा सियासी मारामारी पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस मुद्दे पर मोर्चा खोला तो रमन सिंह से लेकर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से लेकर सेंट्रल एजेंसियों तक के मंसूबों पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में दूसरा पहलू यह भी है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एक गोल्डन चांस के तौर पर भुनाना चाहती है, लिहाजा अधिकारियों पर निशाना साधकर सरकार को घेरने की जबरदस्त तैयारी है। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार के बीच ईडी की कार्रवाई जारी है और 3 आरोपी ईडी के कब्जे में हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो ईडी की यह कार्रवाई 2023 का चुनावी रिहर्सल है या फिर वाकई में भ्रष्टाचार पर चोट करने की तैयारी? ऐसा इसलिए क्योंकि भूपेश बघेल ने आज मीडिया के सामने यह बयान दिया कि जब जब चुनाव होता है ईडी की कार्रवाइयां होती हैं, लिहाजा जब छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा तो ईडी और आईटी की टीम यहीं परमानेंट रह जाएगी। मुख्यमंत्री के यह बोल लंबे सियासी इशारे कर रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, ईडी पर प्रपंच। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ मौजूद है देवलाल ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले लखन जी के पास ही चलते हैं। लखन जी, ये ईडी परमानेंट रह जाएगी, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर समय बात आती है कि सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। सवाल इसलिए भी है, क्या जो अधिकारी या जो नेता रहते हैं वो जब बीजेपी में रहते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टियों में रहते हैं, खासतौर से कांग्रेस में या ऐसी पार्टियां जहां बीजेपी की सरकार नहीं रहती, अचानक भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, अचानक मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर आ जाता है। ऐसे नेता जो बीजेपी में जाते हैं तो केस खत्म हो जाता है, जब बीजेपी में वो नहीं रहते तो अचानक उनके खिलाफ सालों पुरानी फाइलें जो है वो कहीं ना कहीं धूल हटाकर सामने रख दी जाती है, खोल दी जाती है। ये है क्या, क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को? चुनाव जब होते देखिएगा यहां पर परमानेंट रुक जाएगी ईडी और आईटी की टीम, किस तरह से देखते हैं आप?
बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से, बल्कि कहा जाए कि ईडी का, सीबीआई का, आईटी का जिस तरह से इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार कर रही है, और लगातार उसके द्वारा जो भाजपा में जो कांग्रेस के और दूसरे पार्टियों के नेता आते हैं तो एकाएक उनके ऊपर जो कार्रवाइयां होती हैं वो रुक जाती हैं। तो इसलिए सवाल खड़ा करना लाजिमी है कि ईडी का प्रयोग आप केवल डराने धमकाने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस समय हर कोई यह अनुभव कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले जो है 3-4 महीने से कहा जाए, उसके पहले भी होती थी, लेकिन अभी 3-4 महीने से तो लगातार जिस तरह से खबरें हैं कि 40 बड़े अधिकारियों पर छत्तीसगढ़ के ईडी की जो है जांच की जा रही है। आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है 2-3 लोगों की और गिरफ्तारी आजकल में होने वाली है। तो इस तरह से कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार है और 2/3 से भी अधिक कहा जाए कि जो है लगभग 3/4 सीटों पर जो विजयी भूपेश बघेल जिस तरह से मजबूती के साथ डटे हुए हैं, आक्रामकता के साथ जिस तरह राजनीति कर रहे हैं, उसको कमजोर करने के लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लगातार कर रही है। उनके विश्वसनीय जो अधिकारी हैं उनके यहाँ ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि क्या क्या इसमें मिल रहा है, इन चीजों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो इससे जनता में भी एक संशय और भ्रम की स्थिति हो रही है कि लगातार सरकार, केंद्र सरकार जो है ईडी के छापे मार रही है, इनकम टैक्स की छापे मार रही है, सीबीआई के छापे मार रही है, लेकिन जो चीजें बरामद हो रही हैं उसको जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए, तब ईडी की प्रासंगिकता जो है वो सिद्ध होती है। बहरहाल जो है ये वार प्रतिवार कहे या आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगातार बढ़ते रहेगा आदित्य जी, क्योंकि अगले साल चुनाव है और भूपेश बघेल जिस तरह आक्रामकता के साथ राजनीति में टिके हुए हैं, अब लगता है कि केंद्र सरकार भी उसी आक्रामकता के साथ जवाब देने के लिए तैयार है और रमन सिंह भी उसी आक्रामकता के साथ अब फ्रंट में आ रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। देवलाल जी, ये मजा तो खूब आ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को, छापे पे छापे पड़ रहे हैं, रमन सिंह जी को एजेंट और प्रवक्ता तक कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये हो क्या रहा है? क्या ये छापे वाकई में जब पढ़ते हैं तो डॉक्टर साहब अचानक एक्टिव हो जाते हैं? छापे सुबह पढ़ने शुरू हुए, 1-1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, पहले से पता था क्या कार्रवाई होने वाली है? या ये बात आती कि जब जब डॉक्टर साहब दिल्ली पहुंचते हैं सीबीआई या ईडी की टीम को साथ में लेकर फिर रायपुर में दस्तक होती है? क्या कहेंगे देवलाल जी? देखिए, ये खलबली है भ्रष्टाचारियों में, और ये भय का वातावरण क्यों यहाँ के मुख्यमंत्री को है, ये समझ से परे है। अगर वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो उनको डरने की आवश्यकता। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? इसमें मुख्यमंत्री जी को डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों में संलिप्त नहीं है, तो बिल्कुल उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात यह है कि प्रवक्ता बोल रहे हैं, प्रवक्ता जैसी कोई बात नहीं है। ईडी के काम करने के अपने एक अलग तरीके हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करती है और कहीं ना कहीं अगर कोई आय से अधिक भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित कर लेता है उन्हीं को पकड़ती है। ईडी कोई रिक्शा वाले को नहीं पकड़ती, ठेला वाले को नहीं पकड़ती, कोई चाय गुपचुप वाले को नहीं पकड़ती। कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तभी वहां पर वो दबिश देती है। अचानक से सपने में आए ईडी और किसी के घर घुस जाए, ऐसा कहीं पर नहीं है। और पहली बात यह है कि इस छत्तीसगढ़ में शर्मसार हुआ है छत्तीसगढ़ इस भ्रष्टाचारियों के कारण, कि वर्तमान में जो पदस्थ कलेक्टर है उनके यहाँ तक छापा पड़ा और जो भी उन्होंने वहां पर व्यवस्थित किया, जो भी पाया होगा, लेकिन ईडी की छापा वहां पर भ्रष्टाचारियों के यहाँ पड़ा। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप भ्रष्टाचारी कर रहे हैं तो उसको संरक्षण कौन दे रहा है? इनके ही कांग्रेस के जो मंत्री हैं, अभी ये जो पकड़ाए हुए हैं आईएएस, उनके ऊपर आरोप लगा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको कलेक्टर रहने दिया गया। आखिर कौन संरक्षण दिया? मंत्री के कहने के बाद कौन संरक्षण दे सकता है? मुख्यमंत्री संरक्षित कर सकता है उसको। आखिर भ्रष्टाचारियों को आप संरक्षित क्यों कर रहे हो और आपके मन में क्यों डर आ रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको डरने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर आप साफ हो, पाक हो, सही हो, जनता के हित में काम करने वाले हो, तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों के मन में ईडी का डर सदैव है और इस देश में ऐसे देखने को मिला है, ईडी जहां जहां छापा मारी है, लोगों के यहाँ खाने के लिए बोरे में चावल नहीं रहता, लेकिन लोगों के यहाँ भ्रष्टाचार करके बोरे बोरे में पैसा
इन्होंने पाया है। तो ईडी के काम की तो सर्वत्र प्रशंसा है। हर गरीब आदमी चाहता है कि जो खून पसीने की उनकी जो कमाई है चूस कर अगर कोई भ्रष्टाचारी अधिक धन अर्जित कर रहा है तो उनके यहाँ छापा पड़ना चाहिए। और इसमें तो मुख्यमंत्री जी को सहयोग करना चाहिए ऐसे छापों में, कि भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए इस देश को सामने आना चाहिए। उसको डरने की आवश्यकता भाई। चलिए, कितना भ्रष्टाचार मुक्त देश से हो पाया हम सब देख ही रहे हैं उसको। ठीक है, धनंजय जी मेरे साथ मौजूद। धनंजय जी, पहले से आभास था क्या आप लोग को? मंत्री जी पहले कहते थे, एक कलेक्टर के ऊपर वो आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। क्या जानबूझकर ये जो, क्योंकि देखिए अधिकारियों पर दाग मतलब सरकार पर दाग। 4 किलो सोना बरामद हुआ ये कहा जा रहा है एक आईएएस अधिकारी के यहाँ। ऐसा नहीं लगता कि जीरो टॉलरेंस, ठीक है सरकार के ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं है, इसके लिए काबिले तारीफ है पूरी सरकार, लेकिन अधिकारियों के ऊपर दाग मतलब साफ है सरकार के ऊपर दाग। कार्रवाई होनी चाहिए, सही हो रही है, मानते हैं? देखिए आदित्य जी, अभी आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि 4 किलो सोना अधिकारी के पास मिला, मतलब आप भी श्योर नहीं है कि खबर कंप्लीट है जी। आप भी कहीं ना कहीं संशय में तो है ना जी। हम भी तो कह रहे हैं ना, यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर ईडी ने यहाँ पे कार्रवाई किया है और अगर प्रदेश में आकर उन्होंने कार्रवाई किया है तो ईडी बताए ना, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे, प्रेस नोट कर दे, पब्लिक डोमेन में डाल दे कि फलाना फलाना जगह क्या क्या मिला है। ये तो कयासों के दौर चल रहे हैं, फलाने जगह ये मिला, ठिकाने जगह ये मिला, बाकी जाके मामला टाइम फिक्स हो जाता है। इसका कारण बताना चाहूंगा, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है उस दिन से लेकर आज तक ईडी के जो कार्यवाही की जो संख्या है वो लगभग 5422 यानी 5422 केसेस ईडी में दर्ज हुए हैं, जिसमें 112 केस पूर्ववर्ती सरकार के दौरान का था, बाकी जो 8 साल के भीतर है। आप आंकड़े को देखेंगे तो खुद आप कहेंगे ये ईडी आखिर कर क्या रही है। उस 5422 केस में जिसमें 112 हटा दिया जाए तो 5310 केस में मुश्किल से 0.15% जो केस है वो कोर्ट में साबित हो पाया, बाकी जो केसेस हैं वो विड्रॉ हो गई है। दूसरी बात, उसमें 95% केस सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ किया ईडी ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष नेता हो चाहे अन्य विपक्षी दल के नेता हो। हम तो पूछ रहे हैं ना, देखो, और जिस प्रकार से देवलाल ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्यों डर रहे हैं, तो देवलाल ठाकुर जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री डर नहीं रहे, वो तो रमन सिंह से पूछ रहे हैं भाई आपने मुझ पर जो आरोप लगाया है उस आरोप का आप सबूत दे दीजिए। तो ये बताइए सबूत देने में रमन सिंह जी क्यों डर रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं डर रहे हैं। जो पाक साहब व्यक्ति होता है वो डंके के चोट पे बात करता है, और मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पे बात की है कि आपने आरोप लगाया, आप दीजिए सबूत। मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप अगर डिबेट में बैठे हैं तो सबूत लेके बैठे होंगे, तो डर क्यों रहे? डरता वो है, उसका भी उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जब 36,000 करोड़ के चावल चोरी हुआ रमन सरकार में, जब डायरी जब्त हुआ, जब उसमें लिखा गया कि मैडम सीएम को चावल चोरी का पैसा जाता था, ऐश्वर्या रेसिडेंसी को पैसा जाता था, और हमारी सरकार ने उस चावल चोर को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया ना, तो आपके तो नेता है धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट चले गए, बोले चावल चोर की जांच नहीं होनी चाहिए। तो डरा कौन? डरा तो चावल चोर डरा ना, हम तो नहीं डर रहे, हम तो चैलेंज कर रहे हैं। अभी आपसे कह रहे हैं दीजिए सबूत, हम पे विश्वास है। ठीक, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर आपसे कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बहुत नजरिए, बहुत साफ, बहुत करीब से छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप देखते भी हैं चौधरी साहब, ये छापे की जो पॉलिटिक्स है, बंगाल में हमने देखा इलेक्शन के आसपास ताबड़तोड़ छापे, पुलिस भी सामने, सीआरपीएफ सामने, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, और ऐसी कार्रवाइयां जिससे कहीं ना कहीं देश को शर्मिंदा होना पड़ा। अब ये कार्रवाइयां हो रही, क्या लगता है इसका कोई माइलेज मिलता है, पॉलिटिकल माइलेज? बंगाल में तो हमने देखा कुछ नहीं मिला माइलेज, बल्कि अपोजिट में वोट हुआ, कहीं ना कहीं ममता सरकार वापस बनी। क्या छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इन कार्रवाइयों से? क्योंकि ये तो शुरुआत है, अब तो बहुत साफ है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कार्रवाइयां कई गुना बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल की बात आप कर रहे थे, उसमें जरूर जो है ममता बनर्जी की सरकार दोबारा आई और अच्छे बहुमत के साथ आई, लेकिन उसके बाद हमने अभी 2-3 महीने पहले देखा कि ममता बनर्जी जो है अब ईडी के छापों से इस कदर घबरा गई है कि अब आरएसएस की तारीफ करने लगी है, और विपक्ष जो एकजुट हो रहा था जिसमें ममता बनर्जी जिसको अगवाई कर रही थी, अब उससे वो पीछे हट चुकी है।
तो कहीं ना कहीं ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर तो है आदित्य जी। और भूपेश बघेल सरकार कितना डरती है नहीं डरती है अभी तो कहना खैर जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में माहौल जिस तरह से देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भूपेश बघेल जी के ही कुछ करीबी नौकरशाह हैं। इसके पहले रमन सिंह जी के भी बहुत कुछ करीबी नौकरशाह हुआ करते थे, जिनको लेकर जो है आवाजें उठती थी और बातें होती थी। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो रहा है और इससे अंततः देखिए ये साबित होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, अभी समय है। चौधरी साहब, पिछली बार छापा पड़ा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब सरकार बनी थी नई। आज तक मुझे तो नहीं पता, शायद धनंजय जी बता दें, शायद ठाकुर साहब बता दें कि किन किन अधिकारियों का क्या मिला था, क्योंकि नाम बहुत सारे आए थे। आज तक ये नहीं बता मुझे, क्योंकि प्रेस रिलीज में केवल ये बात जारी की गई कि 200 करोड़ की जानकारी, किसके पास सोना मिला, पैसा मिला, कहां जमीन मिली, कोई जानकारी आज तक किसी के पास नहीं। भाई 2 साल हो रहे हैं उस छापे को, अब तो बता दीजिए ठाकुर साहब, 2 साल पहले छापे पड़े थे कि क्या क्या मिला, कम से कम जनता तो तय कर ले कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ था नहीं हुआ था। क्या सब चीज चुनाव के पास ही आएगी कि जब 2023 का चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में तो अचानक आ जाएगी सब चीजें, इसके पास से ये मिला, अरे भाई 2 साल पहले कार्रवाई हुई, अब तो बता दीजिए कम से कम ठाकुर साहब। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं नामदेव जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, ईडी का प्रवक्ता नहीं, तो इस विषय पर मुझसे ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं मानते, अगर आप ये मानते हैं कि नहीं, एक मिनट ठाकुर साहब, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि कार्रवाई अगर हुई है तो वो जनता के डोमेन में आना चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पता तो चले कि हाँ भाई इसकी कार्रवाई हुई, इसके इतने करोड़ जब्त हुए, पता तो चले क्या कागजात जब्त हुए, क्या जानकारी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्या लगता है आप जो बोल रहे हैं, आपको ब्रीफ नहीं किया क्या बोलना है? मैं जो बोल रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए, है ना। क्या होता है कि बोलने की क्षमता भी रखना चाहिए। जो भाई साहब हमारे नाम जो सवाल पूछे उनका मुझे स्पष्ट कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी, आप में क्षमता नहीं है। दूसरी चीज बताना चाहता हूं मैं इस टाइप से, आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग मत कीजिए, अन्यथा मुझे भी मर्यादा लांघना आता है। मैं मर्यादा में रहकर बात करता हूँ क्योंकि ये मेरा संस्कार है, ये मेरा संस्कार। डॉक्टर रमन सिंह जी ईडी के प्रवक्ता, आप बोलते बोलने क्षमता होनी चाहिए, मतलब आपको स्वीकार कर रहे हैं क्षमता नहीं है, और डॉक्टर रमन सिंह जी फर्जी बात करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी जो आरोप लगाया झूठा है, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और रमन सिंह जी आरोप लगाया उसका आप खंडन कर रहे हैं। मानते हैं ना कि रमन सिंह जी ने 420 बात की है, रमन सिंह ने फर्जी बात की है। अरे आपके संस्कार देखो, 420 करना, फरार बात करना, गुमराह करना भाजपा का चरित्र है। आप तो खुद बोल रहे हो, आपने बोलने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब आप में क्षमता नहीं है ना। रमन सिंह झूठ बोल रहे थे, तय हो गया। रमन सिंह झूठ बोल रहे थे, तय हो गया। जो ईडी के प्रवक्ता है डॉक्टर रमन सिंह जी, वो झूठ बोल रहे थे ना, आपने माना इस बात को। भ्रष्टाचारियों को शरण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, इस बात को जनता देख रही है। आपको सुनना चाहिए भाई, आपको समझ दिया गया था जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए इसको। आज के छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों को शरण कौन दे रहा है? आपको तो 2 कदम आगे आकर इसमें ईडी की कार्रवाई में साथ देना चाहिए कि इन भ्रष्टाचारियों को कहीं आपके घर तक न पहुंच पाए। और कांग्रेस ने 4 साल पुराने रहा है भ्रष्टाचार करने में, भ्रष्टाचारियों को बचाने में आप लोग सदैव अव्वल नंबर पर रहते हैं, तो निश्चित ही रहेंगे। आपके सपनों में ईडी आज नहीं, और जो लोग अधिकारियों की बात कर रहे हो आपके अधीनस्थ है। आपका मुख्यमंत्री डर कर रहे हैं, मैं आपके मुख्यमंत्री से बोलता हूँ डरे मत, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, विचलित ना हो। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किया है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की खून पसीने में भाजपा के प्रवक्ता की क्षमता नहीं है। अगर कोई लूटने का प्रयास करेगा, कोई गरीब की जनता की भ्रष्टाचार करेगा, जी बोलिए। सारे कुकर्म रमन सरकार में हुआ, आदिवासियों की चावल चोरी और चावल चोरी का पैसा ऐश्वर्या रेसिडेंस पहुंचा। कौन है ऐश्वर्या रेसिडेंस में? धनंजय जी एक मिनट, आदिवासी आवाज आ रही है तो सुनो, मैं खुद आदिवासी आवाज आ रही है। आपका मुख्यमंत्री हमारे अधिकार करा रहा है जिसमें चावल चोरी का पैसा गया। कौन है मैडम सीएम?
जो गरीबों के चावल के पैसे में ऐश करती थी, कौन है? ये भ्रष्टाचारी लोग सुन नहीं सकते सच्चाई को। देवलाल जी आपको आवाज आ रही है? देवलाल जी, जी आ रही है। देवलाल जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। धनंजय जी एक मिनट ना जी। देवलाल जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और कितने लोग हैं निशाने पर? ये बताया जा रहा है कि 40 से अधिक अधिकारी निशाने पर हैं ईडी के। क्या वाकई में ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी कोई चीजें वहां भेजती है, उसके बाद कुछ भाई डॉक्यूमेंट आप लोग भी भेजते होंगे, भाई ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, ये अधिकारी कर रहा है, ये नेता कर रहा है, तो क्या ऐसा माना जाए कि बहुत सारे अधिकारी निशाने पर हैं ईडी के, बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के खिलाफ? ठाकुर साहब, मैं इस पर कहना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को मत जोड़िए इसमें। हर वो जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए काम करता है, जनता के सुख दुख और उसकी शांति के लिए इस प्रदेश में काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी समाज का संस्था का हो, भ्रष्टाचार निरोधक दल का आदमी हो, वो कहीं पर भी अगर गरीबों का हक मारा जाता है, आय से अधिक कोई भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित करता है, तो उसके लिए कोई दूसरा क्यों? मैं ही अगर कोई गरीब भाइयों का भ्रष्टाचार होगा तो मैं स्वयं आवाज उठाऊंगा कि ऐसे लोगों को अपराध को रोका जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। और इस छत्तीसगढ़ का हर आदमी को साथ देना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पहल तो हो रही है, इसमें सारे लोग को साथ आना चाहिए। इसमें कोई अलग अलग वाली बात ही नहीं है राजनीति वाली। वो बात अलग है, लेकिन ठाकुर साहब जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ठीक है धनंजय जी, मुझे एक बार बताएंगे कि ये जीरो टॉलरेंस दे रही थी कि सरकार, बहुत अच्छी बात है। 2018 में सरकार बनी थी, 2022 में हम, कोई शिकायत नहीं है अभी तक, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन क्या अधिकारियों को खुला छोड़ दिया हमने? आप अगर विधानसभा में देखेंगे, चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, जितनी भी आप डॉक्यूमेंट निकलवा लें, जितनी भी जानकारी निकाल ली जाए कि ईडी, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई की है, तो 2018 के पहले की जानकारी आ रही है। क्या आपने कार्रवाइयां बिल्कुल बंद कर दी? क्योंकि ऐसे में मौका मिल रहा है। देखिए 4 किलो सोना, ठीक है अभी तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रात तक हो सकता है प्रेस नोट आ जाए। क्या ये माना जाए, क्योंकि इस कार्यकाल में बहुत बड़े छापे हमने देखे भी नहीं, चौधरी साहब हुए यहाँ पर, पटवारी का छापा, 5,000 की रिश्वत, 10,000 की रिश्वत, क्या ये माना जाए कि भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, लेकिन अधिकारी तो कहीं ना कहीं एक कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं कुछ मिला है, मतलब अधिकारियों में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपके सवाल का बहुत बेहतर उत्तर देना चाहूंगा। आपको याद होगा BL अग्रवाल जो कमिश्नर हुआ करते थे एक समय रायपुर में, वो रमन सरकार के दौरान उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा और आज किस प्रकार से उस पर कार्रवाई हुई है। 15 साल तो रमन भाजपा शासन काल का प्रशासनिक रखता के लिए जाना था ना। भाजपा के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, लेकिन एक सुपर सीएम किसको कहा जाता था? तो आज जो भी अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उसका अगर इतिहास देखा जाए तो भ्रष्टाचार में अगर कोई मामले निकलते हैं तो आप देखेंगे पूर्व सरकार के दौरान कहीं उस पर संलिप्तता होगी। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। मैं तो कह रहा हूँ ना, शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में आप चले जाइए, मध्य प्रदेश में, क्यों आप छापा नहीं मारते हैं? क्या शिवराज सिंह के चौहान के राज्य में क्या राजा हरिश्चंद्र का राज है क्या? उत्तर प्रदेश में क्या हरिश्चंद्र जी का राज है क्या? गुजरात में क्या हरिश्चंद्र जी का राज है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का तो कहिएगा तो एक प्रकार से जहां जहां हार होती है, जहां चुनाव में हार होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी आपदा की तरह लेती है। और ये ईडी नहीं है, ये भाजपा का इलेक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट कहूंगा मैं तो। और भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी तो ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं। ईडी ने कुछ जारी नहीं किया है, रमन सिंह जी बड़ा प्रेस नोट लेकर आते हैं, प्रेस बदनाम कर देते हैं। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठे आरोप लगाते हैं। आप किसी का चरित्र हनन मत करिए, राजनीति करिए ना, आपका आधार है, आप आरोप लगा सकते हैं। पर आप कहते हैं कि 40 अधिकारी के ऊपर ईडी ने कार्रवाई किया है, और जब उनसे पूछा जाता है बता दीजिए 40 अधिकारी कौन है, तो जवाब देने में उसमें अक्षमता दिखती है। और तो कह भी चुके हैं ना, देवलाल ठाकुर जी बोलते हैं कि जवाब देने की क्षमता चाहिए, मतलब मानते हैं ना कि रमन सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब देने में कहीं ना कहीं देवलाल ठाकुर जी को तकलीफ हो रही है। ठाकुर साहब जवाब दे दीजिए जी, ठाकुर साहब जवाब दे दीजिए जी। यहाँ पर प्रमाणित भी हुआ है, जो आपके कलेक्टर जो आपके लिए धन एकत्रित करते हैं, 25 रुपया प्रति टन जो धन एकत्रित कर रहे हैं, वो 30 रुपया हो गया, वो पुरानी बात हो गई है ना। तो वो लोग जो अधिकारी लोग धन संग्रह कर रहे हैं आपके, अभी रमन सिंह बोले हैं, याद कर लीजिए, रमन सिंह जी 40 अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है, आप बता दीजिए ना भाई। आप लोग को पुरानी बात नहीं है, परसों का आरोप है। तो चोर को तो पता चलेगा ही पुलिस आ रहा है कहेंगे, क्योंकि चोरी करेंगे तो पुलिस को भाजपा के प्रवक्ता है ना, रमन सिंह जी आपके नेता है ना, जरूर आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना, वो 40 लोगों पे आरोप लगाया है, जवाब तो होगा आपके पास कि जेपी नड्डा की तरह बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा आए थे 2 दिन में 70 आदिवासियों की मौत की बात की है, क्या ऐसी फर्जी बात कर रहे हैं क्या रमन सिंह जी भी? ऐसी फराड बात कर रहे हैं क्या?
ऐसी 420 करना भाजपा का चरित्र है क्या? आदिवासियों अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक जो भी है वो फर्जी बात कर रहे हैं, सुनी गई, गुमराह वाली बात कर रहे हैं, 420 बात कर रहे हैं। और आप मतलब आप बिना तथ्य बात कर लेंगे? भ्रष्टाचारियों आपके पास क्षमता होनी चाहिए। हम तो क्षमता, हमें साहस है, हम तो चैलेंज कर रहे हैं रमन सिंह को। आप सबूत दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे, क्योंकि हम पाक साफ है। लेकिन डर रमन सिंह ने सबूत देने में, जिसको सबूत देना है उनके पसीने निकल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता टीम बोलता है कि साहस नहीं जवाब देने का। ये आपकी हालत है जी। तो देखिए, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर कार्रवाई में मिला क्या। लेकिन हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और निश्चित तौर पर 2023 तक तो ये जारी रहेगा, खत्म हो जाएगा फिलहाल ऐसा लगता नहीं। आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।